बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जनरल फार्मा में फार्माकोकाइनेटिक पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि ड्रग को एडमिनिस्टर करवाया गया बॉडी में, दैन उसकी जो है वो अब्जॉर्प्शन हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुई, और अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एलिमिनेशन देखनी है बट आफ्टर मेटाबॉलिज्म। तो अगर ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है विदाउट एनी केमिकल चेंज तो उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। यानी अगर ड्रग विदाउट एनी केमिकल चेंज एक्सक्रीट हो रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो उसको एक्सक्रीशन बोलेंगे। बट अगर उसमें कोई चेंज अक्कर हो रहा है तो उसको मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अब वो चेंज दो तरह के हो सकते हैं, एक सॉल्युबिलिटी के लिहाज से, एक एक्टिविटी के लिहाज से। तो सॉल्युबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो जब वो एलिमिनेटिंग ऑर्गन से गुजरेगा तो सारी बात उसकी सेल जो मेम्ब्रेन्स होंगी वो भी लिपिड सॉल्युबल होंगी। तो जो ड्रग है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और इसकी एलिमिनेशन नहीं हो सकेगी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, जो ड्रग है उसको लिपिड सॉल्युबल से लेस लिपिड सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि उसकी एलिमिनेशन हो सके। दूसरा, इसकी एक्टिविटी पे इफेक्ट होता है, जैसे कि अगर कोई ड्रग एक्टिव फॉर्म में है तो उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि उसकी एलिमिनेशन हो जाए। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा ड्रग को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। बहुत से ड्रग ऐसे हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दैन उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। जैसे कि अगर हम पार्किंसंस डिजीज़ में देखें तो जो इनएक्टिव एल डोपा है उसको हम एक्टिव डोपामिन में कन्वर्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म के बाद, और एंड देन उसकी एलिमिनेशन हो जाएगी। अब हमारे पास इसके अलावा वो वाइवा में पूछ लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म की सिग्निफिकेंस क्या है। तो यही 3 पॉइंट, एक सॉल्युबिलिटी वाला, दूसरा एक्टिविटी में ये एक्टिव से इनएक्टिव और इनएक्टिव से एक्टिव वाली बात हम बताएंगे। इसके अलावा इसकी जो साइट्स ऑफ अकरेंस है वो लिवर में भी होती है, किडनी में भी होती है, स्किन में भी होती है, ब्लड में भी होती है, एड्रिनल ग्लैंड में भी होती है मेटाबॉलिज्म की साइट ऑफ अकरेंस। और अगर हम क्लियरेंस को देखें तो क्लियरेंस से मुराद वो अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि बॉडी से पर यूनिट टाइम के लिहाज से क्लियर हो रही है। अमाउंट ऑफ ड्रग क्लियर फ्रॉम द बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम, इसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो ये फॉर्मूला याद करना है क्योंकि MCQs आ जाते हैं जिससे हमें ये वैल्यू निकालनी होती है। तो क्लियरेंस में हमारे पास 0.693 एक वैल्यू दी है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हाफ लाइफ। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने पहले पढ़ लिया है। तो हाफ लाइफ क्या है कि ये वो टाइम है जो कि ड्रग को रिक्वायर होता है अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से 50% कम होने के लिए। यानी सपोज अगर एक ड्रग उसकी वैल्यू 100 थी तो उसको जो 50% उसमें डिक्रीज़ लाना है उसके लिए जितना टाइम रिक्वायर है उसको हम हाफ लाइफ बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास काइनेटिक्स और मेटाबॉलिज्म आ जाते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में देखें तो जो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज़ हो रही है तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग भी इंक्रीज़ होगी, और अगर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इंक्रीज़ हो रही है तो एलिमिनेशन ऑफ ड्रग भी इंक्रीज़ होगी। इसमें हमारे पास कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है पर यूनिट टाइम के लिहाज से। कांस्टेंट फ्रैक्शन से क्या मुराद है कि सपोज पहले हमारे पास जो ड्रग की वैल्यू थी वो 100 थी, देन 50 हो गई, एंड देन 25। अब अगर इसमें हम देखें तो 100 से 50% कम हुई और फिर 50 से 50% कम होकर 25 हुई। इसमें हमारे पास कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रही है टाइम के लिहाज से। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि इसका जो ग्राफ हमारे पास बनेगा वो लीनियर बनता है। और अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक में देखें तो इसमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज होगी या एलिमिनेट होगी, और जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है ये कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा ये जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ये उस पर डिपेंड नहीं करती, और इसमें जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर होगा। आगे उन्होंने हमें रिएक्शंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म बताए हुए हैं, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म कौन सी हैं। इनमें एक तो हमारे पास एंजाइमिक आ जाती हैं, दूसरी नॉन एंजाइमिक। एंजाइमिक में क्या होगा कि कुछ रिएक्शंस माइक्रोसोमली अक्कर होंगे, कुछ नॉन माइक्रोसोमल होंगे। माइक्रोसोमल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रिएक्शंस अक्कर होंगे, और उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होंगे वो साइटोक्रोम P450 होंगे। और इसके अलावा जो नॉन माइक्रोसोमल है उसमें जो रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म में अक्कर होंगे, और जो हमारे पास एंजाइम इन्वॉल्व होंगे वो ऑक्सीडेसिस, एस्टरेसिस या अमाइडेसिस होंगे। अब अगर नॉन एंजाइमिक ड्रग मेटाबॉलिज्म को देखें तो इसमें जो केमिकल चेंज होगा वो pH ऑफ ड्रग को चेंज करके अक्कर होगा। अब हम रिएक्शंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं जो कि एंजाइमिक हैं। इसमें हमारे पास फेज़ 1 में हम पोलर ग्रुप को इंड्यूस करवाते हैं, या फिर अगर पोलर ग्रुप मौजूद था तो उसमें पोलैरिटी को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। और इसके अलावा इस पोलर ग्रुप को इंड्यूस करने से क्या होगा कि जो हमारे पास ड्रग है उसकी हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी,
और उसकी एलिमिनेशन आसान हो जाएगी। इसमें हमारे पास ये 2 तरह के रिएक्शन आ जाते हैं, कुछ वो जो कि P450 सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि ये ऑक्सीडेशन का एक रिएक्शन उन्होंने दिखाया हुआ है, और दूसरे वो रिएक्शन जिनमें P450 सिस्टम इन्वॉल्व नहीं, जैसे कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल और हाइड्रोलाइसिस वगैरह। इसके अलावा फेज़ 2 आ जाता है, तो फेज़ 2 में कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होंगे। इनमें क्या होगा, एंडोजीनियस सबस्ट्रेट इंड्यूस करवाए जाएंगे ताकि ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो सके और उसकी लिपोफिलिसिटी को कम किया जाए। जैसे कि हमारे पास एक ग्लूकुरोनिक एसिड को इंड्यूस करवाया जाता है ताकि हाइड्रोफिलिसिटी को इंक्रीज़ किया जाए ड्रग की और एलिमिनेशन आसान बनाई जाए। इसके अलावा रिवर्सल ऑफ ऑर्डर ऑफ फेजेस में हमें बताया गया कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा फेज़ 1 के रिएक्शंस पहले हों। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें फेज़ 2 पहले होता है एंड देन फेज़ 1 के रिएक्शंस अक्कर होते हैं। अब हम टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और इसको हम कैटजंग से पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म में हमने देखा कि ड्रग ज़रूरी नहीं कि एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर एलिमिनेट हो। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, और अगर वो एक्टिव फॉर्म टॉक्सिक हो जाए तो वो लीथल इफेक्ट काज करेगी, जिसकी एक एग्जांपल हम एसिटोअमीनोफेन की फॉर्म में पढ़ते हैं। अब तो अगर एसिटोअमीनोफेन नॉर्मल डोज में दी गई और लीवर भी हमारा डिजीज स्टेट में नहीं था, नॉर्मल लीवर था, तो उसमें कॉन्जुगेशन अकर होगी और ग्लूकुरोनाइड या सल्फेट मेटाबोलाइट्स बनेंगे और वो एक हार्मलेस मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होकर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, बॉडी से निकल जाएगी। लेकिन अगर ड्रग को दे दिया गया लार्ज डोज में और पहले फेज़ 2 रिएक्शन हो जाते हैं तो फिर तो उसकी परफॉर्मेंस स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर फेज़ 1 रिएक्शंस होते हैं तो वो इसको रिएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करेंगे जो कि N-एसिटाइल P बेंजोक्विनोअमीन है। अब अगर इसके बाद हमारे पास लीवर नॉर्मल स्टेट में था तो उसमें हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन की अमाउंट प्रेजेंट होगी सफिशेंट और वो इसको हार्मलेस मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास ड्रग डिजीज स्टेट में था तो उसमें ग्लूटाथायोन की कमी होगी और वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंबाइन होगा सल्फ हाइड्राइल ग्रुप्स के साथ और इस तरह वो जो हमारे लीवर के सेल्स होंगे उनकी डेथ काज कर देगा और ये उसकी टॉक्सिसिटी होगी और इस पूरे प्रोसेस को हम टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रग क्लियरेंस बाय द किडनी। तो हमने देखा कि क्लियरेंस के लिए नेसेसरी था कि ड्रग पोलर हो और लेस लिपिड सोल्यूबल हो। तो अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास जो ड्रग है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बोमेंस कैप्सूल में जाएगा आफ्टर फिल्ट्रेशन। लेकिन कुछ ड्रग ऐसा होगा जो इफरेंट आर्टरियोल में चला जाएगा और उसकी फिल्ट्रेशन नहीं होगी, तो वो ड्रग यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे पास बोमेंस कैप्सूल में जाएगा और वहाँ से ये ड्रग हमारे पास लूपोफेनली से देन डिस्टल ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। अब डिस्टल ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा कि इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो इस रीअब्जॉर्प्शन से बचाने के लिए ड्रग की आयन ट्रैपिंग की जाती है। यानी कि अगर हमारे पास ड्रग वीक एसिड है तो उसमें अल्कली को ऐड किया जाता है ताकि वो अनआयनाइज्ड रहे और उसकी रीअब्जॉर्प्शन ना हो सके, और अगर हमारे पास ड्रग वीक बेस है तो उसमें एसिड को ऐड किया जाता है ताकि वो अनआयनाइज्ड रहे और उसकी रीअब्जॉर्प्शन ना हो सके। अब ये जो हमारे पास क्लियरेंस है इसकी डिटर्मिनेशन क्यों ज़रूरी है? एक तो इसलिए कि हमें पता चल जाए कितना ड्रग ब्लड से क्लियर हो चुका है, इसके अलावा हम उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड कर सकें और उसकी जो डोजेज फ्रीक्वेंसी है उसको डिसाइड कर सकें और दूसरा ड्रग की मोड ऑफ एक्शन को डिसाइड किया जा सके। इसके अलावा हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्लियरेंस को इफेक्ट करते हैं। उनमें पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं, यानी कि अगर जो किडनी या जो एलिमिनेटिंग ऑर्गन है वो डिजीज स्टेट में है और इसके अलावा रीनल ब्लड फ्लो में कोई मसला आ गया है, और ड्रग रिलेटेड फैक्टर में देखा जाए तो ड्रग अगर मोर लिपिड सोलूबल है तो भी क्लियरेंस में मसला आ जाएगा, और अगर लेस पोलर है या नॉन पोलर है तो भी क्लियरेंस में मसला आ जाएगा। हमने पहले देखा कि क्लियरेंस बाय किडनी, तो क्लियरेंस बाय अदर रूट्स भी होती है, जैसे कि बाइलरी रूट है, स्किन है, मेमोरी ग्लैंड्स है, एडिनल ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स है, लंग्स और फीसिस के थ्रू भी क्लियरेंस होती है। तो अगर हम टोटल बॉडी क्लियरेंस को फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्लियरेंस टोटल इज इक्वल टू क्लियरेंस इन हेपेटिक, रीनल, पल्मोनरी और अदर। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके टोटल क्लियरेंस को फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग आ जाती है। तो इसकी मैं आपको समरी बता देती हूँ कि किसी ड्रग थेरापी की इंडक्शन के लिए हमें उसका अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए, डोजेज पता होना चाहिए और डोजिंग इंटरवल्स पता होना चाहिए। तो इसके बुक में आगे 2 कंडीशंस बताई हुई हैं। एक तो ये कि जो ड्रग है उसको बॉडी में कॉन्टीन्यूसली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, और दूसरा वो कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ओरली या इंट्रावेनसली। नेक्स्ट हमारे पास मेंटेनेंस डोज आए थे। तो ये वो डोजेज है जो रिक्वायर होती है प्लाज्मा लेवल को मेंटेन करने के लिए या स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए। स्टेडी स्टेट क्या है? ये वो स्टेट है जिसमें जितना ड्रग एंटर हो रहा है बॉडी में उतना ही ड्रग
एलिमिनेट हो रहा है। तो ये जो मेंटेनेंस डोज है ये टाइम टेकिंग है। इसका फॉर्मूला हमें लिपनकोट में दिया गया है, तो उसको भी ज़रूर याद करना है। और लोडिंग डोज जो है, अगर हम ये जो मेंटेनेंस डोज थी ये तो टाइम टेकिंग थी, लेकिन अगर हम किसी भी डिले के बगैर प्लाज्मा लेवल को राइज़ करना चाहते हैं तो हम लोडिंग डोज देते हैं। ये वो हाई डोज है जो कि प्लाज्मा लेवल को राइज़ कर देती है विदाउट एनी डिले। इसका भी फॉर्मूला लिपनकोट में दिया गया है। और इसके अलावा डोजेज एडजस्टमेंट की जाती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशंस। तो यहाँ हमारा फार्माकोकाइनेटिक का चैप्टर ख़त्म होता है।